एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, इसकी नीड्स क्यों हैं और प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं जो हमें प्रोग्राम प्लानिंग को बनाते समय ध्यान रखने योग्य होती हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्सेप्ट्स एंड नीड ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। तो थोड़ा सा इंट्रो ही है ये, तो पढ़ लेते हैं इसको। मानव जीवन के प्रत्येक एक्सपेक्ट से नियोजन जुड़ा हुआ है, प्लानिंग जुड़ी हुई है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता नियोजन द्वारा ही पूर्ण रूप से संभव है। कोई भी कार्य करते हैं हम, अगर उसको सक्सेसफुल करना है तो पहले हम प्लानिंग से शुरुआत करते हैं, है ना। तो इसी से जो है नियोजन या कोई भी कार्यक्रम है वो संभव हो पाता है। नियोजन हमें हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट दिशा निर्देशन प्रदान करता है। गाइडलाइंस जो है एक तरह से नियोजन हमें प्रोवाइड करता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शिक्षक नियोजन के द्वारा ही रीज़न दिया हुआ है, क्योंकि जो टीचर है प्लानिंग के द्वारा ही अपने शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सारी राह प्राप्त कर पाता है। जहाँ भी मतलब कोई उसका जो ऑब्जेक्टिव है या कहीं तो उद्देश्य है उसकी तरफ वो बढ़ता रहता है या अपने उद्देश्यों से भटकने नहीं देता। ठीक है, नियोजन वो है और उसका अनुसरण कर पाता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट है, अतः प्राथमिक स्तर या योजना निर्माण ऐसा हो जिससे बच्चे के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ उनमें अच्छी आदतें, स्वस्थ आदतें, उचित दृष्टिकोण और मान्य सामाजिक कुशलताओं का भी विकास हो। तो जो शिक्षा होनी चाहिए वो सिर्फ सर्वांगीण विकास तक ही शामिल ना हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, अच्छी और स्वस्थ आदतें भी होनी चाहिए, उचित दृष्टिकोण भी होना चाहिए और सामाजिक जो कुशलताएं होती हैं उनका भी विकास होना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं कि कार्यक्रम नियोजन का अर्थ क्या है। सबसे पहले नियोजन, जो कार्यक्रम नियोजन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आप सबको दिख रहा है, कार्यक्रम और एक नियोजन। तो कार्यक्रम क्या है वो हम पहले पढ़ लेते हैं, कार्य प्लस क्रम। ठीक है, या अगर कहें तो किसी भी काम को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना या उसे सूचीबद्ध करना। अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसका कोई प्रोसेस होता है ना, तो उसको लाइन वाइज हम रखते हैं कि इसका पहला प्रोसेस हमें ये है। जैसे अगर मान लीजिए कंप्यूटर ऑन करना है तो पहले हम स्विच ऑन करते हैं, देन हम सीपीयू का बटन दबाते हैं, ऐसे ही चलते हैं ना क्रम अनुसार। तो वो कंप्यूटर ऑन होने का प्रोसेस है। ऐसे ही कार्यक्रम को पूरा करने का प्रोसेस क्रम अनुसार होता है ना। ऐसे ही सेकंड नियोजन या फिर कहें तो योजना। नियोजन का अर्थ है पहले से तय करना कि क्या करना है और कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है या किसे करना है। ठीक है, तो नियोजन हम पहले ही तैयार कर लेते हैं कि हमें ये करना है। ठीक है, क्या क्या करना है का हमारे को उत्तर मिल गया कि ये करना है, कैसे करना है, अब कौन सी जो है चीज़ें कहाँ रखनी है ये, या फिर उसको और कैसे कर सकते हैं, तो वो सब कैसे करना में आएगा। कब करना है, किस डेट को ये करना है, ये किस इवेंट जो है कब होगा, कब से कब तक होगा, है ना। तो ये कब करना में आ जाएगा और किसे करना, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे बांटनी है, ये किसे करना में आ गया। अतः विद्यालय के अंदर गतिविधियां व कार्य जो बाल विकास हेतु आवश्यक है उन्हें क्रमबद्ध तरीके से करना नियोजन है। अगर हम दूसरे शब्दों में पढ़े तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो योजना बनती है वह नियोजन है। छोटे से सेंटेंस में भी आप कह सकते हैं कि पहले से ही हम निर्धारित कर लेते हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग है ना। अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, यहाँ पर दो डेफिनेशंस दी गई हैं, आप इसको स्वयं पढ़िएगा। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशंस है। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हम योजना को इस प्रकार समझ सकते हैं कि कार्यक्रम योजना से तात्पर्य ऐसी सुव्यवस्थित और विस्तृत योजना से है जिसका संपादन प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम के विकास के विशेष विकासात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ आप अपना कार्यक्रम योजना का अर्थ पूरा कर सकते हैं। या अगर आपके पास टेस्ट में ही मान लो क्वेश्चन आता है कि कार्यक्रम नियोजन से क्या समझते हैं, तो आप पहले अर्थ बता देंगे, दो शब्दों से मिलकर बने, देन एक डेफिनेशन और अपने शब्दों में बताएं तो कार्यक्रम नियोजन ये है। ठीक है, अब नीड्स पढ़ लेते हैं क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन का बहुत ज़्यादा महत्व है, यद्यपि जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है, हर क्षेत्र में ही होती है। ठीक है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन की आवश्यकता और अधिक है, क्योंकि शिक्षा देश का ही नहीं वरन राष्ट्रों का भी निर्माण करती है। बाल शिक्षा कार्यक्रम योजना की आवश्यकता को निम्न शब्दों में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सब हेडिंग्स दी गई हैं। तो सबसे पहले जो सब हेडिंग है वो है कार्य की
नियमितता के संदर्भ में कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता। जो रेगुलरिटी ऑफ वर्क है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में यदि प्रत्येक कार्य की योजना बनाई जाए तो वह कार्य काफ़ी हद तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेगा, अन्यथा उस काम के सफल होने की संभावना बहुत यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो यहाँ असफल कर लीजिए या फिर बहुत अधिक रहती है, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ ढंग से प्रिंट नहीं हुआ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है समय व शक्ति का उपयोग। तो अगर हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि ये जो इवेंट है ये ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि कब करना है, किसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है। तो अगर हम वो पॉइंट इसको दिमाग में रख लें तो हमारा जो समय है उसकी भी बर्बादी नहीं होगी और जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है कहीं तो उसकी भी वो बर्बादी नहीं हो पाएगी और हम लक्ष्य की ओर पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति। अब जैसे मैंने बताया कि समय शक्ति का उपयोग जो है भली भांति हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम योजना के अनुसार ही अपना कार्य करते रहें तो हमारे जो उद्देश्य हैं किसी भी प्लानिंग की तो वो हम उस तक पहुंचने में सफल रहेंगे, ठीक है। अब थर्ड है अनुशासनात्मक तरीके से कार्य होना। तो हमने सारी चीज़ें जो हैं कर ली, निर्धारित कर ली हैं, ठीक है। कार्यक्रम नियोजन का निर्माण करते समय स्कूल के सभी लोगों का सहयोग, ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट करें और उनकी रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। जितनी भी उनकी आवश्यकताएं हैं या फिर योग्यताएं हैं उनका भी ध्यान हो जाता है, ठीक है। इससे सभी में स्व अनुशासन की भावना भी बढ़ती है क्योंकि योजना के अनुसार सभी अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं क्योंकि सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी जानते हैं इसलिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारे सहयोग की भावना का विकास। ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ लिया है कि सहयोग अगर होगा, ठीक है, तो हमारे में अनुशासन हो आएगा, है ना। वैसे ही अगर हम सारे मिलकर काम कर रहे हैं तो सहयोग की भावना जो है आती ही आती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है मूल्यांकन कार्य में सुविधा। क्योंकि हमने वो जो लिस्ट है हमने पहले से ही बना ली है तो कौन सा काम नहीं हुआ है, कौन सा हो गया है, तो उसको हम देख सकते हैं और हमारे लिए आसान भी हो जाएगा इवैल्यूएशन करना। साथ ही साथ अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो अगली बार वो गलती दोहराने की जो त्रुटि है वो हम दोहराएंगे नहीं, ठीक है, उसका भी ध्यान हमारे अंदर रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट है मानव संसाधन का यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग, ठीक है। इसमें क्या है, कार्यक्रम नियोजन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित करने से मानव शक्ति और उनकी योग्यताओं का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था अनुशासनात्मक तरीके से, तो यहाँ पर उनकी रुचियों, आवश्यकता, योग्यताओं के अनुसार अगर उनको काम देंगे तो उत्तम उपयोग उनका हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड जो सब हेडिंग है वो है अध्यापक के संदर्भ में कैसे। तो सबसे पहले बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक। तो इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, कार्यक्रम नियोजन के द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है क्योंकि योजना के अंतर्गत अध्यापक ऐसे पाठ्यक्रम में जो है ऐसी एक्टिविटीज शामिल करता है जो बालक के विकास के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। सेकंड है शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक। जो भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं उनके लिए भी, उनको पूरा करने के लिए भी ये आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे नियत समय पर बालकों को क्या पढ़ाना है या फिर उनके पढ़ाई में हमें कौन से टीचिंग मेथड यूज़ करने हैं, ठीक है, इसकी पूर्ति हो जाती है जिससे शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। थर्ड हमने बात कर ही ली है पहले, समय व शक्ति का सदुपयोग हो सकता है, मूल्यांकन में सहायक होता है, ठीक है। शैक्षिक स्तर में सुधार कैसे हो सकता है ये हम देख लेते हैं। नियोजन के द्वारा शिक्षक उचित व उत्तम शिक्षण विधि का पूर्व चयन कर लेता है। कोई भी मेथड है या फिर कोई भी एक्टिविटी है उसे हम पहले से ही सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे जो है लेवल ऑफ टीचिंग है वो इम्प्रूव की जा सकती है। सिक्स पॉइंट है अध्यापकों की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी या योग्यताओं की अभिव्यक्ति होने एवं विकसित करने का अवसर उन्हें मिलता है। पहले से हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें वहाँ पर हमारी क्रिएटिविटी जो है बढ़ती है, साथ ही साथ हम अपनी जो योग्यताएं हैं उसको कहाँ पर कैसे एक्सप्रेस करना है वो भी हमारे को अपॉर्चुनिटी उसकी मिलती है, ठीक है। तो थर्ड जो सब हेडिंग है वो है विद्यालय के संदर्भ में। तो सबसे पहला पॉइंट है कार्यक्रम नियोजन के द्वारा विद्यालय अपने आसपास उपलब्ध मानव संसाधनों का सफल और उपयुक्त प्रयोग कर सकता है, जितने भी संसाधन हैं, ठीक है। सेकंड है
विद्यालय में अनुशासन का विकास होता है, जैसे ऊपर हमने पॉइंट जो है उस पर बात कर ली है। थर्ड है कार्यक्रम नियोजन में निर्धारित लक्ष्य के होने से मूल्यांकन सरल हो जाता है और सुधार का अवसर भी मिलता है। ठीक है, गलती दोहराने का भी मौका नहीं मिलता है। फोर्थ है यदि शिक्षण नियोजित तरीके से हो तो कम समय में बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। अगर हम पहले से ही बता कि इस पीरियड में हम ऐसा सेशन लेंगे और इसमें ये करवाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान दे सकते हैं। फिफ्थ है हमारा कार्यक्रम नियोजन द्वारा विद्यालयों, शिक्षकों, विद्यार्थियों व अभिभावकों के बीच सामंजस्य स्थापित करके शिक्षा को उत्तम तरीके से प्रयुक्त करके बच्चों के विकास को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। हमने ऊपर पढ़ लिया है इसके बारे में। साथ ही साथ बालकों के मानसिकता के अनुरूप नियोजन, यानी कि बच्चों की जितनी मेंटेलिटी है वो कितना समझते हैं, मैच्योर हैं या इमेच्योर हैं, तो उनके अनुरूप भी हम अपने नियोजन में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ सब हेडिंग है हमारी अभिभावकों के संदर्भ में। तो गार्डियंस जो होते हैं उनके संदर्भ में सबसे पहला पॉइंट है हमारा कार्यक्रम नियोजन के अंतर्गत जब नियोजन की जानकारी अभिभावकों को दी जाती है, पेरेंट्स को दी जाती है जाए तो वे अपने बच्चों के विकास की ज़रूरतों को भली प्रकार समझ सकें कि उनके बच्चों का विकास क्यों ज़रूरी है, ये हमें भली भांति समझाना होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा अभिभावक योजना के अनुसार कार्य करके अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायता कर सकते हैं। अब उन्हें पता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो स्कूल भी भेज रहे हैं और घर पे भी वो मदद कर सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चे के विकास के लिए। थर्ड है हमारा कार्यक्रम योजना के अंतर्गत योजना को पूरा करने में अभिभावक अगर बच्चे की सहायता करेंगे तो उनमें आपसी सामंजस्य व सहानुभूति की भावना का विकास होगा। ठीक है, तो जो पेरेंट्स और बच्चे हैं उन दोनों के अंदर कोऑपरेशन और सिंपैथी की भी भावना का विकास होगा। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है कार्यक्रम नियोजन से अभिभावक शिक्षकों के बारे में भलीभांति जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं और उनकी योजना क्रियान्वयन करने में, यानी कि उन्होंने जो योजना बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करने में भी सहायक एज अ हेल्पर भी वो कर सकते हैं। ठीक है, अंत में कहा जा सकता है कि कार्यक्रम नियोजन स्कूल, अध्यापक, अभिभावक व छात्र सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल मूलभूत लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है बल्कि बालक का सर्वांगीण विकास भी करता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा अगर आपको नीड्स का आपने कर लिया तो आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, मार्क्स गेन करने का अच्छा फायदा है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस कार्यक्रम के सिद्धांत। ठीक है, कार्यक्रम नियोजन जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमने पहले बात कर ली है। कार्यक्रम नियोजन न केवल सही दिशा निर्देशन करता है बल्कि हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति भी करवाता है। ऊपर वाली लाइन यहीं पर लिखती है, कॉपी करी हुई है। ठीक है, तो अब जो कार्यक्रम नियोजन करते हैं उनको करते समय ध्यान रखने वाले जो बिंदु हैं वो क्या क्या हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे बच्चों की उम्र एवं मानसिक योग्यता, जो उनकी मेंटल एबिलिटी है और बच्चों की एज मैटर करती है अगर आप उनके लिए कोई कार्यक्रम नियोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्यक्रम नियोजन का निर्माण करते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि योजना बालकों की उम्र और उनके अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, अधिगम का मतलब है यहाँ लर्निंग, अनुभव ऐसे हों जिनके माध्यम से बालकों के उम्र के अनुसार मानसिक योग्यता का धीरे धीरे विकास हो सके। ठीक है, उनके एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा कि डेवलपमेंटल एप्रोप्रिएट होने चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं की मेंटल योग्यता जितनी भी हो है उस एज में, तो उसको भी वो ध्यान रखें। ठीक है, अगर बात कहें कि 5 से 6 साल का बच्चा कंजर्वेशन का मेथड समझ सकता है, लेकिन वहीं 2 से 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा कंजर्वेशन का मेथड नहीं समझ सकता है ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड है बालकों की रुचि। अब इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, बच्चे को किस एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है और किस एक्टिविटी में नहीं, तो उनका ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। जो कार्य बालकों की रुचि का होगा वह उसे शीघ्रता व सरलता से करेगा। ठीक है, अगर आपको भी कोई ऐसी एक्टिविटी दे जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती है तो आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, लेकिन अगर उसके हिसाब से ना दे तो फिर वो धीरे से होगा। इसलिए उससे प्राप्त अधिगम उसके मन मस्तिष्क में स्थायी रूप से रहेगा। ठीक है, अतः कार्यक्रम नियोजन का निर्माण करते समय बालकों की रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा अपने वातावरण से अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। तो कार्यक्रम नियोजन का निर्माण करते समय सदैव ध्यान रखना चाहिए कि योजना वातावरण केंद्रित हो, यानी कि एनवायरनमेंट सेंटर्ड हो, क्योंकि बालक अपने आसपास के वातावरण से ही जल्दी अनुभव ग्रहण करता है। अगर मान लीजिए जैसे बच्चे को जो है इमिटेशन
करना आता है तो वो अपनी कहाँ से सीखता है, अपने पेरेंट्स किससे सीखता है, अपने भाई बहन से सीखता है, तभी वो नकल उतारना सीखता है ना। तो वो चीज़ें वातावरण केंद्रित हैं। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं तो इन्वायरमेंट सेंटर्ड हो, ठीक है। तो ये अनुभव स्थायी भी रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और जल्दी अनुभव वो बच्चे जो हैं ग्रहण करते हैं, ठीक है। उदाहरणार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बालकों के लिए सूचना उनके ग्रामीण वातावरण से ही संबंधित हो, जैसे मिट्टी के विविध प्रकार, गमलों के में पौधे उगाना, ठीक है, जैसे पोएट्री वाला जो सिस्टम होता है वहाँ से सिखाना। तो ये जो है असंबंधित वातावरण से ही हो, जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं वहाँ वो जहाँ रहता है उसे संबंधित हो, क्योंकि अगर उससे संबंधित नहीं होगी तो बच्चा सीख नहीं पाएगा और उसका डेवलपमेंट जो है डिले होगा, ठीक है। तो फोर्थ जो है, योजना दैनिक जीवन व व्यवहारिक जीवन पर आधारित हो। दैनिक जीवन डेली और व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ से आधारित हो। जैसे पढ़ लेते हैं एक बार। योजना निर्माण में सदैव यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अधिगम अनुभव हेतु विषय वस्तु का चयन बालकों की दैनिक जीवन से ही की आवश्यकता व व्यवहारिक जीवन की आवश्यकता पर आधारित है। जैसे अगर आपने मारिया मोंटेसरी के स्कूल में जाते हुए कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए बच्चों को देखा होगा, तो मारिया मोंटेसरी के जो इक्विपमेंट्स हैं भले ही वो एक्सपेंसिव हों लेकिन वो डेली लाइफ पर बेस्ड हैं। जैसे बच्चे को अपने शर्ट्स के बटन कैसे लगाने हैं, ठीक है, ये शू लेसेस कैसे बांधनी है, कोम कैसे करनी है, वो उनकी इक्विपमेंट्स में है, उनकी सामग्री में उपलब्ध है, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ों का चूज़ करें जिससे वो डेली लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में जानें, ठीक है। जैसे हमारे आसपास के वातावरण को साफ क्यों रखना आवश्यक है, हम स्वयं को रोगों से कैसे बचाएं, पानी का शुद्धिकरण क्यों आवश्यक है, अतः अधिगम अनुभव सदैव ऐसे हों जिनका उपयोग दैनिक जीवन में किया जा सके, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, समझ आ रहा होगा आपको। फिफ्थ पॉइंट है हमारा विषयों में सह संबंध, ठीक है। अब रिलेशनशिप विद सब्जेक्ट्स भी होना चाहिए। जैसे पढ़ो एक बार। कार्यक्रम नियोजन में निर्माण के समय ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जिन विषयों का चयन कार्यक्रम नियोजन के अंतर्गत पढ़ाए जाने के लिए किया गया हो उनमें आपस में सह संबंध हो, ठीक है, दोनों इंटर रिलेट करते हों, क्योंकि सभी विषयों का अंतिम लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास है, ठीक है, और अतः उनमें सह संबंध होना अति आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट जो हैं वो एक ही उद्देश्य पर चल रहे हैं, इसलिए उन सब सब्जेक्टों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए जिससे बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट जुड़ा है, ठीक है। सिक्स्थ है कार्यक्रम नियोजन क्रियाएं जो हैं केंद्रित हों, एक्टिविटीज सेंटर्ड हो, यानी कि बच्चे को पेंसिल ना दें लेकिन उस एक्टिविटी से समझाएं। जैसे मारिया मोंटेसरी या बहुत सारे फिलोसफर्स ने बोला है लर्निंग थ्रू प्ले, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। बालक बहुत ही सक्रिय प्रवृत्ति का होता है क्योंकि इस टाइम पर बच्चा जो है थकावट महसूस नहीं करता, वो उसको खेलने का ज़्यादा मन करता है, ठीक है। वे स्वयं कुछ करने में विशेष रुचि लेते हैं, जैसे विभिन्न वस्तुओं से कुछ नया बनाना, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स दे देंगे तो आप वो कुछ भी बना देगा, है ना। अतः कार्यक्रम नियोजन में सदैव ऐसी क्रियाएं रखी जानी चाहिए जिनके माध्यम से बालक अपने सभी अंगों का प्रयोग कर सके। आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिजिकल हो चाहे कॉग्निटिव हो, दिमाग से करे, लेकिन वो अपने एक्टिविटी से वो सीखे, खुद करके सीखे, ठीक है। बालक को यह अवसर मिले कि वह स्वयं कुछ करे, परंतु ध्यान रहे कि ये क्रियाएं सदैव उनकी मानसिक योग्यता व उम्र के अनुसार हो। फर्स्ट पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेवंथ सक्रियता, ठीक है। कार्यक्रम नियोजन इस प्रकार का हो कि बालक सदैव सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, ठीक है, कभी निष्क्रिय ना हो, ठीक है। अतः बालकों को खेल खेल में क्रियाकलाप विधि के आधार पर अधिगम दिया जाना चाहिए, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, खुद से करके, जिसमें बच्चों में एक्टिवनेस बढ़ेगी, ठीक है। अगर टीचर ही बोलती जाएगी, जैसे लेक्चर मेथड होते हैं, बच्चों को सुनना पड़ता है, लेकिन सुनने में ऐसा क्या होता है, बच्चा सक्रिय नहीं रहता है ना। तो हमें ऐसी बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चा जो है हमेशा एक्टिव रहे, ठीक है। 8th पॉइंट है हमारा सो उद्देश्य मनोरंजन, पर्पसफुल एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ठीक है। नियोजन करते समय इस बात की भी व्यवस्था हो कि बालक का जो सुउद्देश्य मनोरंजन हो, ताकि वे उबे नहीं, यानी कि बोर ना हो, बल्कि अधिगम अनुभव में सदैव उनकी रुचि व उत्साह बना रहे कि आगे क्या करना, आगे क्या होगा, उनका जो इंटरेस्ट है और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। इसके लिए उन्हें रुचिपूर्ण क्रियाकलाप व व्यवहारिक कार्य करवाना चाहिए, जो भी प्रैक्टिकल होता है और इंटरेस्टेड वर्क होता है उन्हें वो करवाना चाहिए।
नाइन्थ है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, साइंटिफिक एटीट्यूड का भी विकास होगा। ठीक है, तो ऐसा हो जो बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करे, जिन उनके मिथ्या विश्वास जो अंधविश्वास है उन्हें दूर करके बालकों में सत्य के प्रति निष्ठा, खुले विचार, ओपन माइंडेडनेस जो होती है, आलोचनात्मक निरीक्षण, ठीक है, क्रिटिसिज्म, ऑब्जर्वेशन जो होती है, और स्वतंत्र सोच का विकास करें। ठीक है, जैसे कुछ मिथ्स होते हैं उन सबको दूर करके, या सुपरस्टिशंस होते हैं बच्चों के अंदर, ये ना आए, लेकिन वो ऐसे गुण ऐसे साइंटिफिक जो दृष्टिकोण है उनको डेवलप करें। ठीक है, जैसे पत्ते अपना खाना कहाँ से बनाते हैं। ठीक है, 10th हमारा है कार्यक्रम नियोजन में लचीलापन। तो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, इसको हम इससे जोड़ेंगे कि अगर आपको मतलब अपने प्लानिंग में चेंजेस जो है अवेलेबल होने चाहिए हमेशा, अगर समय आने पर वो चेंजेस जो हैं आ सकते हैं। ठीक है, यदि हमारी सामाजिक व्यवस्था व आसपास के वातावरण में आए परिवर्तन कार्यक्रम में सकारात्मक परिवर्तन को अभिप्रेरित करें तो परिवर्तन संभव होने चाहिए। ठीक है, लचीलापन यानी कि चेंजेस लाना अपने करिकुलम में या फिर अपने प्लानिंग में। ठीक है, जैसे प्लान हम ए बनाते हैं लेकिन प्लान बी कभी नहीं बनाते, तो प्लान बी होना भी ज़रूरी है ताकि प्लान ए फेल हो तो प्लान बी पर हम चल सकें। तो यहाँ पर ये उदाहरण आप ध्यान रखिएगा। 11th है हमारा मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन होगा तो हमारी कोई गलती पहले जो हमने की होगी उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। 12th है हमारा विविध क्रियाओं की व्यवस्था, बहुत सारी क्रियाओं की जो है अरेंजमेंट होनी चाहिए। जो भी क्रियाकलाप या क्रियाएं हों वे दीर्घकालीन व अल्पकालीन, लॉन्ग टर्म भी हो और शॉर्ट टर्म भी हो, स्वतंत्र और निर्देशित क्रियाएं हों। ठीक है, खुली भी हो और इंस्ट्रक्शन वाली भी हो, ताकि छात्रों की रुचि व आवश्यकता अनुसार विविध क्रियाएं करवाई जा सकें। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्यक्रम नियोजन कराते समय सदैव उपरोक्त सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए ताकि बालकों का सर्वांगीण विकास जो है वो संभव हो और कार्यक्रम नियोजन योजना जो है सफल सिद्ध हो, उद्देश्य की प्राप्ति हो जा सके। ठीक है, तो यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।